हेलो दोस्तों, यही हम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको वर्णमाला का भाग पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। इस वर्णमाला के वीडियो को मैं छोटे से सेशन ऐसे तैयार किया हूं जहां से आपके किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ऐसा प्रयास किया हूं मैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। अगर यदि हमारा सेशन अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। वर्णमाला, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्फाबेट। वर्णमाला, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। ठीक है, वर्णमाला क्या होता है, वर्ण क्या होता है, तो देखिए, भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि, भाषा की वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं वर्णमाला। क्या कहलाते हैं, वर्णमाला। अब इस वर्ण को दो भागों में क्या कर दिया गया, बांटा गया है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, दो। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, तो देखिए, स्वर वे वर्ण जो बिना किसी रुकावट के, वे वर्ण जो बिना किसी रुकावट के खटाखट धड़ाधड़ बोले जाते हैं, यानी कि जिनको किसी दूसरे स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जो बिना किसी रुकावट के धड़ाधड़ बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। अब स्वर कितने होते हैं, तो देखिए, मूल स्वर जो होता है वो 11 होता है। मूल स्वर क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, कितना होता है, 11। और पूछ देखिए कुल स्वर कितना होता है, कुल स्वर। ठीक है, तो कुल स्वर हमारा 13 होता है। क्या होता है जी, 13 होता है। ठीक है, यानी कि मूल स्वर 11 और कुल स्वर 13 होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, व्यंजन तो कहते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, व्यंजन। अगर मूल व्यंजन की बात किया जाए, मूल व्यंजन, तो ये होते हैं 33। कितने होते हैं, 33। ठीक है, अगर कुल, अब देखिए, मूल व्यंजन हो गया, कुल व्यंजन अगर पूछ दे कुल, तो कुल व्यंजन हो जाते हैं 41। कितने हो जाते हैं, 41। और पूरा वर्ण पूछ दिया जाए, पूरा वर्ण, तो ये होता है 52। यानी कि 41 और 11 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 52। ठीक है, अब ये 52 कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे स्वर, ठीक है, प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। अब देखिए, स्वर हमारा 11 है। अब चलिए देखते हैं, ये जो हमारा स्पर्श व्यंजन होता है वो कहाँ से होता है, क से लेके प तक, क से लेके प तक। ये टोटली कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं जी, ये 25 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 25। तो यहाँ लिख दें 25। ठीक है, इसके बाद ये 4 होते हैं, ये भी 4 है और ये भी 4 है। 4 4 8 4 12। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए, एक आता है ऊष्म संघर्ष या आगत स्वर। क्या आता है जी, आगत। ये कितना होता है, 2। ठीक है, ये कितना होता है, 2। और इसके बाद क्या आता है, द्विगुण स्वर आता है, द्विगुण व्यंजन आता है। क्या आता है, द्विगुण। ये भी कितने, इसको उच्छिष्ट व्यंजन भी कहा जाता है। ये कितने होते हैं, 2। और इन सभी को जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाता है, 52। तो देखिए, 2 और 2 4, 12 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 16। चलिए एक बार और ऐसे लिख देते हैं, 25 प्लस 16। ठीक है, अब जो 6 5 11 1 12 3 4 4 1 5, यानी कि कुल हमारे वर्ण कितने हो गए, 52। कुल वर्ण कितने हो गए, कुल वर्ण 52। ऐसे ही होता है, कुल वर्ण कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में पूछता है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं स्वर। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक है, अ आ छोटी बड़ी चटाऊ बड़ाऊ और री। ठीक है, ए आई ओ और आ। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान देना है कि स्वर को 3 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। स्वर को कितने भागों में बांट दिया गया, 3। ठीक है, कितने, 3। चलिए, 3 में सबसे पहला होता है ह्रस्व स्वर। ठीक ना। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, देखिए, जिन स्वरों को बोलने में हमारे मुख से कम हवाएं निकलती है, जो वायु है ना मात्र निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। तो जैसे ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है, अ छोटी छटाऊ और री, ये हमारे 4 क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या आता है, तो ये स्वर होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से, ठीक ना, वायु ज्यादा निकलती है। क्या निकलती है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना निकलती है। ऐसे में ना, ह्रस्व स्वर से 2 गुना वायु निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे कहलाते हैं दीर्घ, जैसे आ बड़ी बड़ाऊ ए ओ और अंग, ये 7 होते हैं। ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है,
जिसका अब कोई ज्यादा वो रह नहीं गया है, बशर्ते फिर भी इस ये मतलब दिया है तो हमें जानना चाहिए। अपलुत स्वर क्या होता है, तो देखिए इन स्वरों का प्रयोग हम गायन में और मंत्र उच्चारण में करते हैं, ठीक ना। और इसमें जो समय लगता है वो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। कितना लगता है जी? दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व में कम, दीर्घ में इससे दुगुना और प्लुत में इससे ज्यादा, ठीक है। जैसे कि ओम कोई मंत्र पढ़ता है, ठीक ना, राम मतलब गायन शब्द में आ करके नहीं गाते हैं सब, तो ये प्लुत स्वर में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसी जो स्वर है, जिस इस दोनों को अगर निकाल दें हम इन दोनों को, ठीक ना, तो देखिए नोट में दिया है कि अंग, अंग जो होता है इसको अनुस्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुस्वार, ठीक है। और अ जो है इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग बोला जाता है, ठीक ना। और इन दोनों को अयोगवाह स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोगवाह स्वर, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें आ जाता है कि आगत स्वर। आगत स्वर क्या होती है? तो देखिए अ होता है, लेकिन अ के ऊपर जब चंद्र वाला नुक्ता लगता है, चंद्र वाला, तब ये आगत स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? आगत स्वर कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद है कि अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? तो देखिए जब हम वह स्वर जो हमारे मुख के अगले भाग से क्या किया जाता है? बोला जाता है। मुख के अगले भाग से क्या किया जाता है? बोला जाता है, वो हमारा कहलाता है अग्र स्वर। तो देखिए अग्र स्वर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगत क्या होता है? 1 होता है। ऐसे संख्या भी पूछ देता है, इसलिए याद रखेंगे। छोटी, बड़ी, ए और आय, ये हमारे अग्र स्वर कहलाते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं जी? अग्र स्वर कहलाते हैं। उसी प्रकार से मध्य स्वर दिया है। मध्य स्वर अ को कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 1, ठीक ना। अ को कहते हैं। मध्य क्या? ये हमारे मुख के बीचले भाग से, जैसे अ बोलेंगे तो हमारे मुख के क्या होता है? बीच वाले मध्य भाग से इसका उच्चारण निकलता है, तो इसे कहा जाता है क्या? मध्य स्वर, ठीक है दोस्तों। अब चलेंगे आगे। पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो देखिए पश्च स्वर क्या है कि इनका उच्चारण, इन स्वरों का उच्चारण हम क्या करते हैं? मुख के पिछले भाग से करते हैं। इनका उच्चारण हम मुख के क्या करते हैं? पिछले भाग से करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है पश्च स्वर। देखिए आ, छोटाऊ, बड़ाऊ, ओ, औ, अंग, 1 2 3 4 5 6, इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। इसी तरह से समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर माने बड़ी और बड़ाऊ, जिसको बोलने में हमारा मुंह जो है उसका आकार वृत्त जैसा हो। हमारा मुंह जो हो क्या हो? आकार, मुंह आकार जो हो वृत्त जैसा हो, उसको हम कहते हैं समवृत्त स्वर। जैसे कि बड़ी और बड़ाऊ। आगे देख लीजिएगा, अर्ध समवृत्त स्वर। अर्ध समवृत्त स्वर। अब अर्ध समवृत्त स्वर क्या होता है? तो छोटी और छोटाऊ होता है, लेकिन जिसको बोलने में हमारा आधा वृत्त बने ना, होता है पूर्ण वृत्त, आधा वृत्त होता है ना, आधा वृत्त और पूर्ण वृत्त। तो आधा जिसमें वृत्त बने वो हमारा अर्धवृत्तीय स्वर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब निश्चय है कि विवृत स्वर, जैसे कि आ, ए, ओ, जिसमें हमारा जो मुंह है वो खुलता है उसके जैसा। किसके जैसा? विवृत, मतलब कि उसमें ना ऐसा लगता है कि क्या कर रहा है? 2 बार 3 बार ये कंपन मिलकर बोल रहा है, ठीक है। तो विवृत स्वर क्या कहलाता है? आ, ए, औ, ठीक है। और अर्ध विवृत स्वर क्या कहलाता है? तो सेम इसका उल्टा, आधा खुलेगा। क्या खुलेगा? आधा। जैसे हमारे मुंह का जो ये गोलाई है वो आधा खुलेगा। ए, अ, ओ, औ, आ, ठीक ना। और यही आ जो होता है ये क्या कहलाता है? यहाँ पर आगत स्वर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो स्वर से लगभग इतने सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, ठीक ना, और इसको ध्यान से देख लेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्या? व्यंजन। अब किधर चलते हैं हम लोग? व्यंजन की तरफ। ये व्यंजन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो व्यंजन क्या बताए कि जो स्वर, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। मूल व्यंजन जो होता है वो कितना होता है? 33 होता है। और कुल व्यंजन कितना होता है? 41 होता है। और टोटली अगर ये स्वर और ये इसको ले लिया जाए तो कितना होता है? 52 होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा देख लिया जाए कि इसको कैसे, यानी कि क ख लिखा गया है। देख लीजिएगा, ये सबसे पहले दिया है कंठ, ये दिया तालव्य, ये दिया मूर्धन्य और ये दिया है दंत, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक मैं घेर रखा हूँ, यानी कि क, च, ट, आ, त, आ, प, ये वर्ग, ये क्या हो गया? एक वर्ग हो गया, ठीक ना। ये सारे वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा व्यंजन कहलाता है जी? स्पर्श। अब स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या हुआ? वे व्यंजन जिसको बोलते समय हमारे मुख का कोई 2 भाग एक दूसरे को क्या करता है? स्पर्श करता है, ठीक है। कोई 2 भाग एक दूसरे को क्या करता है? स्पर्श करता है।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन टोटली कितना होता है, 25, यानी कि 5-5 ये है, इन पांचों का अगर जोड़ दिया जाए तो स्पर्शी व्यंजन कितना होता है, 25 होता है दोस्तों। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इसमें स्पर्शी व्यंजन के 5 भाग होते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ये किसके, स्पर्श व्यंजन के 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं जी, 5। कौन कौन से, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। अब कंठ क्या है, तो देखिए जिसका उच्चारण कंठ से हो, मुख के कंठ से हो, उसे कहा जाता है कंठ व्यंजन। अब ये कंठ व्यंजन में कौन से आता है, तो पूरा क वर्ग आता है। क्या आता है जी, क वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग। और इसके साथ साथ देखिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट कि इसमें स्वर के अ, आ, ह और विसर्ग भी आता है। और ये सारे कंठ, ये कंठ स्वर या कंठ से ही बोले जाते हैं। तो एग्जाम में देखो आजकल इसमें से कम और इसमें से ज्यादा पूछता है, तो ये रखेंगे IIMP में। क्या रखेंगे, IIMP में। देखिए एग्जाम में फंसाने के लिए कैसे क्वेश्चन कर रहा है, ये जानता है कि सारे बच्चों को क्या होगा, याद होगा, इसलिए वो इन सबों को उड़ा दे रहा है। फटाक दे देगा कि बताइए कि ह कहाँ से बोला जाता है, ह कहाँ से, तो ह हमको क्या याद है कि भाई तो उसमें व्यंजन में आता है, लेकिन ये बोला कहाँ से जाता है, तो कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सेट किया हूँ, इसको अच्छे से कॉपी और नोट बना के याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें से अब एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तालव्य, जिसमें तालु तालु स्पर्श करता है। इसमें कंठ किया था, अब इसमें तालु स्पर्श किया है। ठीक है, तालु से, तो इसमें क्या आता है, च वर्ग आता है। क्या आता है जी, च वर्ग। च वर्ग के सभी अक्षर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिएगा कि छोटी ई, बड़ी ई और य और तालाबी स, ये भी तालव्य से ही बोले जाते हैं। तालाबी स इसका नाम ही है ऐसे। ठीक है, तो देख लीजिए ये तो सबको याद होगा, बस ये चीज हमें क्या करना है, पॉइंट करके रखना है। ठीक ना, ये किससे बोले जाते हैं, तालव्य से। और ये वाला जितना भी पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होता है, इसी में जाके हम लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, अब आता है मूर्धन्य। क्या आता है, मूर्धन्य, जो मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, कंठ से थोड़ा ऊपर से। ठीक है, मूर्धा का स्पर्श से होता है, तो ट, ठ, ड, ढ, अ। ठीक ना, ट, ठ, ड, ढ, अ। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो देख लीजिए ये आता है री, र और मूर्धानी स। ठीक ना, री, र और मूर्धानी स, ये मूर्धा से ही क्या बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। मूर्धा से ही क्या किए जाते हैं, बोले जाते हैं। दोस्तों अगर हमें सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत से करके ये मैं बनाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसी तरह से कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आगे भी लेके आऊंगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये मूर्धा से बोलने वाला ट, ठ, ड, ढ, अ। और इसके बाद ये क्या क्या आ जाता है, इसमें री, र और मूर्धानी से आ जाता है। ठीक है, और इसी में से दो ये वर्ण निकलते हैं जिसके नीचे लगा देते हैं एक एक बिंदु, और इस बिंदुआ को हम क्या कहते हैं, नुक्ता। क्या कहते हैं जी, नुक्ता। नुक्ता लगने से इसका थोड़ा सा अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक ना, तो इसी में दो और ये बढ़ जाते हैं, जिसको हम द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। और जो इसके नीचे वाला लगा है बिंदुआ, इसको क्या कहा जाता है, नुक्ता कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखें। द्विगुण इसका क्यों, द्विगुण इसको क्यों कहा जाता है, देखिए यही चीज है और यहाँ पर ऐसे हो गया, इसका दूगो गुण तो इससे आ गया। तो ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए देख लेते हैं हम लोग तो कि द्विगुण व्यंजन ये कैसे कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हम कर लेते हैं लड़ाई और एक करते हैं लड़ाई। चलिए पढ़ लीजिए, इसमें ये लगा है तो इसका अर्थ क्या निकला, लड़ाई, और इसमें देख लीजिए लड़ाई हो रहा है ना, लड्डू, ये लड्डू लिख दीजिए, इसको ऐसा लिख दीजिए लड्डू। तो देख लीजिए लड्डू, इसका अर्थ और इसका अर्थ में देख लीजिए दोनों में दो गुण होता ना, हैजा लिखा था लड़ाई, हैजा लिखा था लड्डू, यही है ना। तो देखिए इसीलिए इसके दो गुण होते हैं। ठीक ना, अब इसमें लिख रहा है ढोलक अढ़ाई, इसको समझने के लिए लिख लीजिएगा ढोलक, ढोलक और अढ़ाई जो होता है ना, जिसको ढाई लिखते हैं हम, ढाई, जरा के पढ़ल जला का अढ़ाई। ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, अढ़ाई। ठीक ना, देखो ढ और अड़ में निकल रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है या उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करें,
चलिए नेक्स्ट क्या है स्पर्शी व्यंजन का चौथा भाग दंत्य। दंत्य क्या होता है, जो दांतों से मैंने इसको बोलने में हमारे दांत एक दूसरे को क्या करे, स्पर्श करे, जो त थ द ध, ठीक ना, ये दांत स्पर्श करे, इसको कहा जाता है दंत। और दंत में और क्या क्या होता है, तो ल और डांटी स, ल और डांटी स, ठीक ना, ये हमारे कहलाते हैं दंत व्यंजन, ठीक है ना। ये देखिए इधर का पॉइंट जरूर याद रखिएगा, है तो आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इसी में से मिला के ऑप्शन में भी दे देता है ए और बी करके, ठीक है। अगला आता है ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन क्या होता है, तो देखिए ओष्ठ व्यंजन जिसमें ओठ का स्पर्श हो, किसका हो, ओठ का स्पर्श हो, वो कहलाता है ओष्ठ व्यंजन। तो जैसे प फ ब भ म, और इसमें आ जाता है छटाऊ और बढ़ाऊ, छटाऊ और बढ़ाऊ, इसमें क्या जाता है, छटाऊ और बढ़ाऊ आ जाता है, ये हमारा कहलाता है ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। अब यही जो हमारा स्पर्शी व्यंजन है 25, इसके पिछला जो 5 गो ये भाग होता है अंग, य, अड़, न और म, इसको कहा जाता है पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर, यानी कि 5वां अक्षर, ठीक है। स्पर्शी के ये 5वां अक्षर। या नासिक व्यंजन, कौन व्यंजन, नासिक व्यंजन, ठीक है, याद रखिएगा, एकदम पूछेला एग्जाम में, एकदम IIMP है, ठीक है दोस्तों, क्या है, IIMP है, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं कहां पर, अंतस्थ व्यंजन, यानी कि हमारे मुख के अंदरी भाग से जिसका उच्चारण किया जाए वो कहलाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, और ये कौन कौन से होते हैं, य र ल व, ठीक है, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये उष्म या संघर्षी भी कहा जाता है इसको, उष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक ना, ये तालाबी स, मूर्धनी स, डांटी स और ह कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से संयुक्त वर्ण, ये संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो देख लीजिए पछ, तर, ज्ञा और स्र, ये संयुक्त मतलब क्या, यानी कि दो व्यंजनों का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, 2 अक्षरों वर्णों का क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे छ का होता है आधा क आधन स, तो इसमें पूछता है कि ये बताइए क धन स, ये जुड़ा है ना, इसमें पूछता है कि ये बताइए कि छ का संधि विच्छेद, यही हो जाएगा, तर का संधि विच्छेद ये, ज का ज्ञ का संधि विच्छेद ये, स्र का संधि विच्छेद ये। और इससे सबसे बड़ी चीज है कि एक बार पूछ दिया था एग्जाम में, ये बताइए कि कक्षा में कौन सा वर्ण पूर्ण रूप से है, कौन सा वर्ण पूर्ण रूप से है, तो बताइए इसमें कौन सा वर्ण पूर्ण रूप से है, ठीक ना। तो देख लीजिए इसका जो ये क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा वर्ण पूर्ण है, क धन श, क धन स, तो इसमें कौन सा है, श, ठीक ना। इसमें देख लीजिए क धन स, मैंने क में ये आधा लगता है, कक्ष, कक्ष होता है ना, ये हमारा क वर्ण क्या है, कंप्लीट में जो इसमें जो जो ये लगा है ये वाला, अप्सरा में र, इसमें ज्ञ में य, त्र में र, ये क्या है, पूर्ण वर्ण है, ये पूछ देता है कि इसमें पूर्ण वर्ण क्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब ये जो हमारा स्पर्शी व्यंजन था टोटली, अब इसमें से आते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ये ग अल्प प्राण, घ महाप्राण और अंग, ये मतलब कि ये इसी तरह से क्या होता है, नीचे तक चलता आता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक ना। देखिए इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, यानी कि अगर ले लीजिए, देखिए इसको संख्या पर ले लें, हम किस पे ले लें, संख्या पर ले लें, तो 1 2 3 4 और 5 होता है, यही ना, 5 होता है। तो देख लीजिए 1 2 और 3, यानी कि 1 3 और 5, ये हमारे क्या हो गए, विषम हो गए, क्या हो गए, विषम, यानी कि विषम अंक वाले स्थान वाले जो वर्ण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। और वही सम वाले हमारे क्या कहलाते हैं, और इसी में से जो ये ले लेंगे सम, ये सम वाले हमारे क्या कहलाएंगे, महाप्राण कहलाएंगे। तो ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है, कि पहला तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, अल्प प्राण कहलाता है, और दूसरा और चौथा हमारा क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या आता है, अघोष और सघोष, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। तो इसको याद करने के लिए आप याद रखिएगा क्या, 1200, देखिए 1200 अघोष, 1200 अघोष, ठीक है। अब बाकी सब सघोष, यानी कि 1200 अघोष का मतलब समझ लीजिए, 1200 अघोष, अब बाकी सब सघोष, सब सघोष,
तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 12 का मतलब क्या कि पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण का जो पहला और दूसरा होगा वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। और इसके साथ स लिखा हूं तो स माने क्या, टोटली स, जैसे कि डांटी स, मूर्धानी स और तालाबी स, ये भी क्या होता है, अघोष होता है। क्या होता है, अघोष होता है। अब बाकी जितने भी वर्ण ये सब बचते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और भी देख लें कि कंठ और तालु, यानी कि कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाने वाले कौन कौन से स्वर आ गए। तो देख लीजिए, ये होते हैं ए और ऐ। कंठ और तालु दोनों से बोले जाने वाले क्या होते हैं, ए, ऐ, और। ठीक है दोस्तों, सेशन को ध्यान से देखिएगा, मैं बताया था ना कि ऐसे हिसाब से मैं इसको प्रोजेक्ट किया हूं ताकि इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, और हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कंठोष्ठ, कंठोष्ठ क्या होता है, माने कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से मिला के जो ना के बोला जाला ओकरा कहल जाला कंठोष्ठ। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, ओ और औ, ओ और। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी इधर लिखे हैं ये सारे, इसको जरूर याद करिए क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे ही पूछ रहा है घुमा के मिला के, ये आसान वाला चीजें नहीं पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है दंतोष्ठ। दंत ओष्ठ यानी कि दांत और ओष्ठ से कौन सा पूछ देता है कि व्यंजन बोला जाता है, तो वो बोला जाता है व। कौन सा बोला जाता है जी, व। क्या बोला जाता है, व। ठीक है दोस्तों, अगला क्या दिया है, चलिए देखिए अब यहां से आते हैं हम इधर। ठीक है, देखिए यहाँ ड और ढ दिया, इसको क्या बोलते हैं जी, उपक्षिप्त या द्विगुण, समझा दिया हूं मैं। अब आते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और जिसको विदेशी क्या कहा जाता है, विदेशी व्यंजन भी कहा जाता है या आगत स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगत स्वर में भी आता है ये, आगत स्वर, अरे आगत व्यंजन, सॉरी आगत व्यंजन में भी आता है। ठीक है, ज और फ, ठीक है, ज और फ, और इसके जो नीचे बिंदुआ लगा है इसको कहा जाता है नुक्ता। ठीक है ना, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं जहाज, ठीक है, और लिखते हैं जाफर, क्या लिखते हैं जी, जाफर, तो देखिए इसमें लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, देखिए जहाज और जाफर दोनों में अंतर में थोड़ा सा क्या होता है, अंतर आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, ज और फ मिलके ये विदेशी या आगत व्यंजन भी इसको कहा जाता है, और साथ ही साथ ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है कि अर्ध स्वर, अर्ध स्वर हम किसको कहते हैं, तो देख लीजिए य और व को क्या कहा जाता है, य और व को क्या कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से पूछ देता है कि बताइए कि लुंठित, लुंठित स्वर में देख लीजिए इसको लिखा है तो इसको र हो जाता है। ठीक है, पार्श्विक बोल देता है कि पार्श्विक वाला, तो इसको ल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्वर तंत्रीय व्यंजन, तो ये ह के नीचे क्या लगा है, हलन, इसको स्वर तंत्रीय व्यंजन कहा जाता है। और ये है वर्चस्व। वर्चस्व क्या होता है कि जो हमारे तालु यानी कि दांत का, जो दांत का मसला होता है उससे बोले जाने वाले ये वर्ण होते हैं, तो डांती स, र और ल। ठीक है, जैसा लगभग कोई बताया नहीं होगा लेकिन काफी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको हमें क्या करेंगे, याद कर लेंगे ढंग से, और इसका जो भी एक्स्ट्रा ये फैक्ट है इसको आप एकदम ढंग से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कि हमारा वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा रहा, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।